व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लर्न फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे काफी इंपॉर्टेंट डे के साथ में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है ही है, वैसे भी आप लोगों को डे बाय डे की लाइफ में भी इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप लोगों की लाइफ प्रोडक्टिव लाइफ बनती है। आप लोग जब समझ पाते हैं कि सोसाइटी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आप लोगों के सामने कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग उसको समझ पाए कि हाँ ये गलत है और ये सही है, गलत और सही में आप लोग डिफरेंस कर पाए, तो यही एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग एक जागरूक सिटीजन है। तो सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे, इसके बाद में क्विज होगा, फिर वीडियो को आगे लेकर चलेंगे हम लोग, और वीडियो के एंड में फिर से एक क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। इससे ये पता चलेगा कि ये वीडियो कितने अच्छे से आप लोगों ने देखी है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। प्रेस यानी कि जो न्यूज वगैरह आप लोग ये सुनते हैं, देखते हैं, तो एक तरीके से इसके बारे में बात की जा रही है। अगर आज की डेट में आप लोगों तक जो मीडिया है, आज की डेट में जो न्यूज पहुंचा रहा है, वो अगर पार्शियल नहीं है, इंडिपेंडेंट है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके से वो किसी के फेवर में नहीं बात करता है, तो वही एक तरीके से जागरूक सिटीजन क्रिएट कर सकता है। तो इसी के चलते यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड प्रेस डे यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को, यानी कि कल था ये डे, एक दिन लेट हो गया, कल संडे था, तो कल यहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि कुछ कम बच्चे संडे का लेक्चर देखते हैं, तो मैंने सोचा अच्छा डे है, इसको मंडे में डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए ये डे मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। बाकी संडे में जो लेक्चर होता है वो कंप्लीटली अलग होता है, उसका कोई रिलेशन रहता है मंडे के लेक्चर से। रीजन उसका ये भी रहता है ताकि कोई काम आप लोगों को हो तो संडे में आप लोग काम निपटा सकें, और जब भी टाइम मिले तब आप लोग उसको देख सकें, तो इसलिए उस लेक्चर को इंडिपेंडेंट रखा जाता है। तो यहां पर बात की जा रही है 3 मई के बारे में। तो ये बेसिकली एक तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर रहेगी तो देखिए तभी हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सोचिए अगर फेक न्यूज फैलाई जाए, सही न्यूज आप लोगों तक नहीं पहुंचे, तो कैसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसी के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफेंड किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है मीडिया को, ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना हो और इंडिपेंडेंटली यहां पर वो काम कर सके। जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, आप लोगों ने सुना होगा कई सारे जर्नलिस्ट मारे जाते हैं जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है। इसकी थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अब की बार बोला जा रहा है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, यानी कि ना तो डर के किसी के डर की वजह से आप लोग अपनी जो बेसिकली जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो आप एक तरीके से जो न्यूज लेकर आते हैं उसमें कोई एक तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी के फेवर में होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि पावर में गवर्नमेंट है तो उसके अपोजिट में आप लोग कुछ न बोल सकें, क्योंकि यहां पर अगर ऐसा होता है तो ये समझिए जर्नलिज्म नहीं रहेगा, फिर एक तरीके से पपट बन जाएगा, तोता बन जाएगा, दूसरे की बड़ाई करने वाला। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। इसी के चलते यहां पर कुछ सब थीम भी है अब की बार, यानी कि ये तो मेन थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, जो अब की बार मेन थीम है ये है, और जो सब थीम है वो 3 थीम यहां पर है। इसमें क्या बात की गई है, पहला बोला गया सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट इन मीडिया वर्कर, ठीक है, तो यानी कि जो मैन और वुमेन रहते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो भी यहां पर जो महिला और पुरुष जर्नलिस्ट रहते हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं है, और कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि एक तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसको पैसा देकर खरीद सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो सही न्यूज है वही जनता तक पहुंचनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर मेल ये फीमेल यानी कि महिलाओं का भी इसमें होना चाहिए, तभी यहां पर आप लोग मीडिया को एक सही मीडिया बोल पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बन जाता है, हमारी कंट्री में पार्ट 3 में संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, तो इसमें आर्टिकल जो 19 है वहां पर मीडिया के बारे में बात की जाती है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो यहां पर इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, एक और इंपॉर्टेंट डे है, यहां पर ये बात की जा रही है कोल माइनर्स डे के बारे में। आज की डेट में जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देखने को मिलती है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है यहां पर हमारी कंट्री के जो कोल माइनर है, तो इनको भी याद करना यहां पर बनता है। हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से प्रोड्यूस की जाती है, तो इसके चलते यहां पर जिस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां पर ये अपना काम करते हैं, तो यहां पर सैल्यूट करना तो यहां पर बनता है। तो कोल माइनर्स डे जो है यहां पर 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जिस तरीके से एक टॉप प्रोफेशनल आप लोग इसको बोल सकते हैं इसमें काम करते हैं, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी इसके लिए फंड रेज करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, जो कोल माइनिंग में वर्क करते हैं उन वर्कर्स के लिए क्या करना है, ताकि उनको अप्रिशिएट किया जा सके। और बहुत एक तरीके से हार्ड वर्क कितना रहता है, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि बहुत गहराई में जाकर कोयला निकालना पड़ता है। तो इसके चलते भी यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के लिए बन जाता है, ताकि इसके बारे में आप लोग आइडिया थोड़ा सा रख सकें, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है इसके बारे में। आइए अब आगे चलता हूं, यहां पर एक क्विज है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, आंसर को मैच कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में। वर्ल्ड लाफ्टर डे
जो है ये 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट सेलिब्रेशन जो था इसका ये 10 जनवरी 1998 में था, यानी कि 1998 में मुंबई में इसका सेलिब्रेशन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था उस टाइम पर, और इस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट उसके फाउंडर भी हैं। यानी कि लाफ्टर योगा मूवमेंट के फाउंडर कौन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। और देखिए ये जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, रटनी नहीं होती आप लोगों को। मैंने बोल रखा है कि रिवीजन करिए चीजों का, आप लोगों को याद रह जाएंगे। रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की, बहुत बार ये स्टेटमेंट में बोलता हूं। उसका रीजन सीधा ये रहता है, जो चीजें रटने आप लोग बैठ जाएंगे वो एग्जाम में प्रेशर पड़ते ही भूल जाएंगे, पर लेकिन अगर रिवीजन आप लोग करते रहेंगे तो कभी भी आप लोग उन चीजों को नहीं भूलेंगे। तो इसलिए रिवीजन करते रहिए। रेलवे के द्वारा ऑपरेशन यहां पर स्टार्ट किया गया, उसका नाम आप लोग को बताना है, जिसके चलते जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये ट्रेन का नाम आप लोग को बताना है। बेसिकली इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है, तो ये काफी न्यूज और कई बार आप लोगों को तब से बता भी चुका हूं इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू ऑर्डर किया गया है जो लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो गया, 4 तारीख से 17 तारीख तक लॉकडाउन अब चलने वाला है। कौन सा एक्ट है जिसके बेस पर इसको लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा एक्सटेंड किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। इसके साथ में मिलकर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSIO। इनके द्वारा यहां पर एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज की गई, एक इजाद की गई है जो कि सैनिटाइज करेगी और इफेक्टिव डिसइंफेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसके द्वारा काम किया गया है। कौन सी कंट्री के खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर के द्वारा काम किया गया जिसके चलते नए 19 एस्ट्रॉयड फाइंड किए गए अभी जुपिटर और नेपच्यून के बीच में। तो कौन सी कंट्री के द्वारा ये कारनामा किया गया ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एडवाइस किया गया स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जो FRBM के तहत जो क्लोज है वो उसको एक तरीके से रेज कर सकती है फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम स्टेट को झेलनी पड़ रही है उसके चलते वहां पर उनको थोड़ी सी रियायत दी गई है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर रोबोटिक डिवाइस जिसका नाम रखा गया SCARD। इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। फुल फॉर्म क्या है, डेवलप की गई CSIR के द्वारा यहां पर, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, जिसकी लोकेटेड है लेबोरेटरी यहां पर कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गापुर में। इनके द्वारा बोला गया है कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट आता है या इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो ये डिवाइस बताएगी कि उनसे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। तो जो वर्कर हैं उनकी सेफ्टी के बारे में ये डिवाइस बात करती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, या तो क्वेश्चन की फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में, और बिना ऑप्शन के एक बार आप लोगों ने इनको आंसर देना सीख लिया तो एग्जाम में आप लोगों को ये हलवा लगेगा, इनके बहुत आसान लगेंगे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। हलवा बेसिकली क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हलवा एक ऐसी चीज होती है उसको जब खाया जाता है तो उसके ना चबाने की जरूरत है ना कुछ, आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से एक तर्क यूज किया जाता है कि हलवा लगेगा यानी कि आसान लगेगा। ठीक है, कई सारे बच्चे फिर बोलते हैं सर हलवा कैसे बोल दिया, एक बोल रहा है, मैं बोलता हूँ कि अलादीन का चिराग थोड़ी ना है, तो उनको अलादीन समझ में नहीं आता है, चिराग समझ में नहीं आता है। चलिए कोई नहीं। एक बोल रहा है सर बाबा जी का ठुल्लू क्या होता है। लगता है कि बिल्कुल ही चीजों को अवेयर नहीं रखते हो। कपिल शर्मा शो नहीं देखते हो। चलिए आगे चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है डॉक्टर मदन कटारिया। डॉक्टर मदन कटारिया है फाउंडर यहां पर लाफ्टर योगा मूवमेंट, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मूवमेंट, तो इसके फाउंडर है डॉक्टर मदन कटारिया। याद रखिएगा फर्स्ट सेलिब्रेशन यहां पर लाफ्टर, जो वर्ल्ड लाफ्टर डे का हमारी कंट्री में किया गया था मुंबई में 1998 में। तो डॉक्टर मदन कटारिया नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेन स्टार्ट की गई है श्रमिक स्पेशल है, कई बार पढ़ा चुका हूं, ये आप लोगों को न्यूज पेपर में पढ़ा चुका हूं, अलग से जो इसके ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें बता चुका हूं। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में चीजें रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है होम मिनिस्ट्री के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो हमारी कंट्री में आया था उसके हिसाब से यहां पर लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताइए, जो रेड जोन, ग्रीन जोन और जो इसी के साथ में जो ऑरेंज जोन है, इनमें आप लोगों को यह बताना है कि किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये जोन डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, एक ट्विटर पर मैंने छोटी सी एक जोक पोस्ट किया था उसमें तो एक बच्चा लिख रहा है सर आप भी हर चीज पर जोक बना देते हो। देखिए ये जो जोक्स होते हैं जो आप लोग शेयर करते हो मैं वही शेयर करता हूँ, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के जोक बनाऊँ। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग था कि टमाटर जो है पहले ग्रीन होता है, फिर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का होता है, और फिर वो कहते हैं कि अब जो है टमाटर जो है रेड हो गया तो कुछ दिनों में चटनी बन जाएगी। तो लाइफ भी कुछ ऐसी चल रही है। चलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते रहा कीजिए, तभी लाइफ जो है आप लोग की आसान रहेगी और खुश रहेंगे तो चीजों को अच्छे से कर भी पाएंगे आप लोग।
साइंटिफिक यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये एक टेक्नोलॉजी इजाद की गई जिसमें जो सैनिटाइज किया जाएगा लोगों को और जो डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा एक तरीके से जो कि इन्फेक्टेड यहाँ पर लोग हो गए थे। ब्राजील एस्ट्रोनॉमर के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है। तो याद रखिएगा जुपिटर और नेपच्यून के बीच में यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। नॉर्मली एस्ट्रॉयड बेल्ट आप लोग कहां पर देखने को मिलती है, ये 19 एस्ट्रॉयड फाइंड किए गए। एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड होते हैं वो किस किस के बीच में होती है, ये आप लोग बताइए, पढ़ाया था आप लोगों को। बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस बॉडी के द्वारा बोला गया कि एफआरबीएम यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब का है, 2003 का है, कि इसके हिसाब से थोड़ी सी रियायत दी जाए स्टेट को ताकि वो एक्स्ट्रा कहीं से भी फंड इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर SCARD है, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, डेवलप की गई CSIR के द्वारा यानी कि साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल में इसको डेवलप किया गया है। ये हेल्प करेगी जो लोग हैं खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये एक तरीके से काफी दुखद घटना आप लोग इसको बोल सकते हैं। हमारी कंट्री के 5 जवान शहीद हो गए जिसमें 2 टेररिस्ट भी यहाँ पर मारे गए और 18 घंटे का लगभग ये ऑपरेशन चला। इस 18 घंटे के ऑपरेशन में एक कर्नल भी था, मेजर भी था, सब इंस्पेक्टर था और इसी के साथ में यहाँ पर एक लोकल एरिया का इंस्पेक्टर भी था, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया का। तो यहाँ पर बेसिकली ये पर्टिकुलर एरिया में जो कुपवारा वाला एरिया है, हंडवारा, जो यहाँ पर ये फाइट चली और इसमें काफी सारे एक तरीके से ये माना जा रहा था स्टार्टिंग में तो कि स्टार्टिंग में बहुत सारी असमंजस चलता रहा कि हम मरे नहीं है अभी तक लोग जो हैं इस तरीके से, मतलब पहले ये लगा यहाँ पर कि जो फाइट है एक टेररिस्ट मर गया, ठीक है। तो ये लगा कि चीजें जो नॉर्मल हो गई है, पर लेकिन एक और छिपा हुआ था, उसने जो हरकतें की फिर यहाँ पर हमारे कई सारे लोग जो हैं वो शहीद हो गए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये जो दुख होता है वो ये होता है कि यहाँ पर एक तो जो लोग थे वहां पर पाक ऑक्युपाइड एरिया का था और एक हमारी कंट्री का लोकल एरिया का इंसान था, ठीक है, जो सपोर्ट यहाँ पर कर रहा था। जब तक लोकल एरिया के जो लोग हैं वो सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये सिचुएशन जो है नॉर्मल नहीं होने वाली है, कंडीशन यहाँ पर ऐसे ही बनती रहेगी। तो हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सकता है और कैसे यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अच्छे तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो यह है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा और एक तरीके से 2 मिनट का आप लोग एक मौन धारण कर सकते हैं आत्मा को शांति देने के लिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म में जिसको लोग बोलते हैं आप लोग NTPC। देखिए हमने 2 मिनट में डिस्कस कर दिया कि इंसानों की जान चली गई है। सोचिए उनकी फैमिली में क्या चल रहा होगा, मतलब सोच के भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कई सारे लोगों की पूरी परिवार जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उनका तो पूरा परिवार ही एक तरीके से सड़क पे आ जाता है अगर ऐसी कोई घटना होती है। तो यहाँ पर जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बेस पर यहाँ पर बस को चलाया जाएगा और 10 सिमिलर जो इलेक्ट्रिक जो बस हैं जो उनको भी यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है, इसको न्यू दिल्ली के अंदर जो यहाँ पर ये बसेज लॉन्च की गई है और बोला जा रहा है लेह के अंदर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, इसी के साथ में अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। NTPC का जो ये इनिशिएटिव है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है पोल्यूशन काफी ज्यादा रहता है, तो एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सॉल्यूशन के तरीके से इसको देखा जा रहा है। इसी के साथ में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अवेलेबल कराया जाएगा स्टेट में और सिटीज में अलग अलग एरिया में। NTPC के द्वारा फरीदाबाद वाले एरिया में बोला गया कि 90 पब्लिक जो चार्जिंग स्टेशन है वो इनके द्वारा डेवलप किए गए, कमीशन किए गए। तो इसके चलते देखिए कंडीशन क्या होती है आज की डेट में, अगर आप लोग गाड़ी लेकर चलते हैं, स्कूटर लेकर चलते हैं, बाइक लेकर चलते हैं, कहीं पर भी आप लोगों को पेट्रोल पंप मिल जाएगा, पर लेकिन आज के डेट में चार्जिंग स्टेशन जो है वो इतने अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी ढंग से अवेलेबल कराने की बात की जा रही है। तो इनिशिएटिव यहाँ पर किया गया NTPC के द्वारा स्टार्ट ताकि हाइड्रोजन फ्यूल बस स्टार्ट की जा सके, इसे डीकार्बोनाइज किया जाएगा यानी कि जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको यहां पर रोका जा सकेगा। कुछ बातें अगर मैं आप लोगों से NTPC के बारे में करना चाहूं तो NTPC हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप लोग बोलते हैं, ये एक PSU है हमारी कंट्री में 7 नवंबर 1975 यानी कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आप लोगों को देखने को मिला, पिक्चर में आई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। गुरदीप सिंह जो आज के डेट में यहाँ पर इसके चेयरमैन है, काफी बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में, तो इसके बारे में कुछ ये बातें हैं आप लोग याद रखते हैं। तो इंडियन PSU है ये, ठीक है। आगे आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट की जाती है कंपनी एक्ट 1956, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम करती है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बेसिकली पाकिस्तान की साइड से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया एंटी शिप मिसाइल। तो यहाँ पर ये एंटी शिप मिसाइल जो होती है, ये जो मिसाइल होती है बेसिकली जो शिप होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अरेबियन सी वाले रीजन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर हमारी कंट्री का मैप है यहाँ पर, और ये हो गया अरेबियन सी और यहाँ पर हो गया पाकिस्तान। तो इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर इनके द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है। तो इसमें चलते यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में जब से आप लोगों को पता है काफी ज्यादा रिलेशन बर्बाद हो गए आर्टिकल 370 को लेकर। तो आर्टिकल 370 के चलते जो स्पेशल स्टेटस था यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का इसमें चेंज किया गया। तो तब से देखिए पाकिस्तान काफी ज्यादा गुर्रा हुआ है उस चीज को लेकर, और इसके चलते यहाँ पर इसके द्वारा ये चीजें डेवलप की जा रही हैं। एंटी शिप जो मिसाइल है यहाँ पर मिसाइल होती है जो कि लार्ज बोट और जो शिप होती है उनके खिलाफ यूज की जाती है। कुछ इसके बारे में हिस्ट्री अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले संसार में एंटी शिप मिसाइल जो है यहाँ पर ये जर्मनी में बनाई गई थी जब हिटलर थे। यहाँ पर हिटलर के ड्यूरेशन में जर्मनी में सबसे पहले ये मिसाइल डेवलप की गई थी। अगर लोकेशन आप लोग जर्मनी की देखना चाहते हैं तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी। यहां से अगर आप लोग जाएंगे यूरोप के अंदर, ये हो गया जर्मनी। तो यहां पर हिटलर साहब थे, उनके द्वारा यहां पर डेवलप की गई थी। हमारी कंट्री में भी कई सारी ऐसी मिसाइल आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जैसे ब्रह्मोस हो गया, निर्भया हो गया, धनुष हो गया, ब्रह्मोस सेकंड या फिर ब्रह्मोस एनजी जो नाग एंटी टैंक मिसाइल जो आप लोगों को देखने को मिलती है। ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है हमारी कंट्री में, ये इंडिया और रशिया के द्वारा डेवलप की जाती है मिलकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये दो रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, एक तो है ब्रह्मपुत्रा, दूसरी रिवर है यहाँ पर, इसका नाम आप लोग बताइए। ठीक है, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, जाकर आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिलेगी। कई बार पहले आप लोगों को बता चुका हूं, रिवीजन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जैसे आप लोग जैसे ईपीएफओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टिल अक्टूबर 21, यानी कि अक्टूबर 21 तक यहां पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो थोड़ी सी न्यूज तो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, थोड़ा सा डिटेल में अब आप लोगों को बताता हूं। कई सारे बच्चे बोले थे इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दो, तो अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं पहले कहां थी अब कहां है और आगे कैसे चलने वाला है। पहले आप लोग ये समझिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बेसिकली दो सर्विस जो ऑपरेट की जाती है एज ए पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन के द्वारा, जैसे कि आप लोग देखते हैं टेलीफोन सर्विस, इलेक्ट्रिक सर्विस या फिर नेचुरल गैस, पोस्टल सर्विस, वाटर सर्विस, ये सारे उदाहरण है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के। तो बैंकिंग को भी यहां पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में यहां पर डाल दिया गया है, जिसके चलते यहां पर ये जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इसको स्टार्ट किया जाएगा और एंजॉय किया जाएगा। और ये प्रोविजन जो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत यहां पर इसको टारगेट किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है यहां पर ये बेसिकली ऑर्डर जो रहता है ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, यानी कि जो यहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, उसके हिसाब से अब यहां पर ये काम करेगी। अब तक यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी यहां पर जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके हिसाब से चीजें चलती थी, तो यहां पर ये रिजर्व बैंक जो इंडिया है वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो इन सब चीजों को कंट्रोल करता था। ऑर्डर जो था इनिशिएट किया गया यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो फिर पहुंचा ये रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ने इसको क्लियर कर दिया और बाद में जो इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑर्डर, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हुए यहां पर ये कहां पहुंच गई चीजें, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में पहुंच गई हैं। तो 21 अक्टूबर तक यहां पर जो चीजें हैं वो इसके थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इसके चलते जो भी यहां पर सेवरल जो डिसीजन है गवर्नमेंट के, बैंक यूनियन जो है हालांकि वो इसके लिए एग्री नहीं था, पर लेकिन फिर भी यहां पर जनता को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन सारे लिए गए हैं। तो इसके चलते ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए बन जाते हैं कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है, किसके अंडर में है, कौन काम कर रहे हैं, तो इनमें कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा रिकमेंड किया गया कोल माइनिंग। कोल माइनिंग कहां पर, नॉर्थ ईस्टर्न जो यहां पर कोल फील्ड है, तो उसके चलते यहां पर जो कोल इंडिया लिमिटेड है, खासकर यहां पर साले की जो कि एक एरिया है यहां पर फॉरेस्ट रिजर्व आसाम के अंदर में, जो कि एलिफेंट रिजर्व भी बोला जाता है, तो इसके चलते यहां पर ये रिकमेंडेशन दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट से ज्यादा जो यहां पर इन्वायरमेंट से ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, डेवलपमेंट पर दिया जा रहा है, ऐसा यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट के चेंज के अंडर में आता है, यानी कि इनके द्वारा बोला गया है कि आप लोग यहां पर कोल के लिए काम कर सकते हैं। जो यहां पर साले की जो पर्टिकुलर पार्ट है यहां पर, ये यहां पर दिहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व जो है यहां पर, इसी के साथ में यहां पर दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लगभग यहां पर 111 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। रेन फॉरेस्ट भी है यहां पर, उसी के साथ में यहां पर जो शिवा सागर डिब्रूगढ़ एंड इसी के साथ में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, इन पर्टिकुलर एरिया में भी ये फैला हुआ है। तो इसके बारे में कुछ ये बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है, जिसके द्वारा ये रिकमेंड दिया गया है। और साले की जो है यहाँ पर ये आसाम के अंदर एक रिजर्व एरिया है, तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं।
ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे कि विटल क्या है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी कंट्री की इसरो है ऐसे ही यूएसए की नासा है, इसके द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पर हाई प्रेशर वेंटिलेटर, जो कि ये वेंटिलेटर है यहाँ पर आप लोगों को पता है यूएसए के अंदर कितने दुनिया भर के केस आ रहे हैं कोविड-19 के चलते, तो वेंटिलेटर की कमी वहां पर फील हुई, तो नासा के द्वारा काम किया गया। ये जो वेंटिलेटर है इसका नाम रखा गया यहाँ पर विटल, जिसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, ठीक है, तो ये इसका नाम रखा गया वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, ठीक है। तो यहां पर ये जो डिजाइन किया गया ये नासा के द्वारा डिजाइन किया गया ताकि जो भी चीजें अवेलेबल हैं उसके बेस पर यहां पर इसको सप्लाई प्रोवाइड करा सके और इसको यहां पर मेंटेन रखा जा सके। तो ये बिल्ड किया गया काफी फास्ट लेवल पर, ताकि जो ट्रेडिशनल वेंटिलेटर है उनसे हटकर है यहां पर ये थोड़ा यहां पर जो भी है बेसिकली सप्लाई चेन जो है वो कंटिन्यू रखी जा सके। इसको अभी जो है एफडीए, तो यहां पर जो इनका फूड ड्रग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहां पर इसको भेज दिया है अप्रूवल के लिए। इसके बाद में यहां पर फिर को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज यहां पर वेंटिलेटर वगैरह की नासा यहां पर जो यूएसए के अंदर पड़ रही है, तो उसी के चलते ये बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है इसमें। यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है चाइना और ताइवान के बारे में। तो चाइना और ताइवान एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए, अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग इसको देखेगा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन होगी हमारी कंट्री की, ये ऊपर हो गया चाइना और यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ताइवान, ठीक है। ये छोटा सा एरिया क्या है इसका नाम आप लोग बताइए। यहाँ पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको डिटेल में। अभी क्या किया गया चाइना के द्वारा यहाँ पर चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारी कंट्री का इसरो है यहाँ पर सीएनएस है चाइना का, इसके द्वारा फर्स्ट मार्स जो मिशन है यहाँ पर जो इनका जाने वाला है उसका नाम रखा गया यहाँ पर ये ताइवान फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये इसका नाम रखा गया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, उसको ताइवान बोला जाता है बेसिकली। स्पेलिंग में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा स्पेलिंग में मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो ये पर्टिकुलर एरिया है उसका नाम है यहाँ पर TAIWAN, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर TAIWAN, इसका नाम है TIAN तैन वैन, ठीक है। तो तैन वैन इसका नाम रखा गया यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो ये फर्स्ट मार्स मिशन यहाँ पर इसका जो बेसिकली इसके बेस के सीरीज पर आगे ये चलने वाला है। तो चाइना की जो स्पेस एजेंसी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, पहले भी कई बार मिशन जो है इनके द्वारा लॉन्च किए गए, पर लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि वो मिशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर इसी सीरीज में चलने वाला है। अभी ये यहाँ पर जो मार्स के लिए जिसको लाल ग्रह आप लोग बोलते हैं, ये यहाँ पर फर्स्ट मिशन होगा, फिर इसके सीरीज में आगे चलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल 24 इंपोर्टेंट है यहाँ पर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखें, क्योंकि इनके यहाँ पर नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर इनके द्वारा 2016 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। जो फर्स्ट सैटेलाइट इनका मार्स के लिए छोड़ा गया था इसका नाम था दोंग फांगोंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट यहाँ पर इसका नाम DONG FANG होंग, ठीक है। तो दोंग फांग होंग, तो ये फर्स्ट ये सैटेलाइट ये बेसिकली ये जो फर्स्ट सैटेलाइट इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, सॉरी, ठीक है, ये मार्स मिशन नहीं था, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो उसके चलते नेशनल स्पेस जो डे है यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर तीन वेन के बारे में, इसका मतलब होता है हेवनली, यानी कि स्वर्ग, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं स्वर्ग के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है इसको। तो चाइना का जो मार्स मिशन है यहाँ पर ये तीन चीजें लेकर जाने वाला है, ऑर्बिटर, लैंडर और जो रोविंग, यानी कि जो रोवर करेगा। इसको आप लोग समझिए, अपनी कंट्री का जो चंद्रयान था ना उसमें ये तीनों चीज थी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ये होता है ऑर्बिटर। मान लीजिए एक यहाँ पर मिशन गया तो ये तो ऑर्बिट में निकल जाएगा, ऑर्बिटर में घूमता रहेगा, ठीक है। ये जाकर लैंड करेगा वहां पर जमीन के ऊपर, ये लैंडर हो गया। इसके अंदर से जो ये रोवर निकल के आता है ये वहां घूमेगा, ये सतह के ऊपर, इसको हम लोग रोवर बोलते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर मार्स का मिशन यहाँ पर इनका होने वाला है। अर्लियर 2011 में चाइना के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था, इसको बोला गया था यांगहू फर्स्ट, जो रशिया के स्पेस क्राफ्ट के थ्रू इनके द्वारा भेजा गया था, पर लेकिन ये लॉस्ट हो गया। तो इसके चलते एशिया में अकेली कंट्री इंडिया है। अगर रशिया को आप लोग यूरोप की एजेंसी मानते हैं, मतलब यूरोप की कंट्री मानते हैं, तो इंडिया जैसे यहां पर अकेली कंट्री है एशिया के अंदर जिसके द्वारा ये अचीवमेंट किया गया है। तो इंडिया, रशिया, यूरोपियन यूनियन और यूएसए हैं यहाँ पर चार बेसिकली एजेंसी है वर्ल्ड में जिनके द्वारा अब तक ये महारत हासिल की गई है। हमारा मंगलयान आप लोगों को पता है पहले ही अटेम्प्ट में यहां पर पहुंचा दिया गया था, जिसके चलते अभी अक्षय कुमार की एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, लॉन्च किया गया था 2013 में, और सबसे सस्ता मिशन और सबसे एक ही उसमें यहां पर इस अटेम्प्ट में इसको पहुंचा दिया गया था। तो इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन गई थी यहाँ पर। सबसे पहले रशिया के द्वारा भेजा गया, फिर यूएसए के द्वारा, और फिर भेजा गया था यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और चौथे नंबर पर इंडिया बन गई है। तो चाइना को अब तक यहाँ पर इसमें सक्सेस नहीं मिली है, तो चाइना इसलिए यहाँ पर रोता रहता है इस चीज को लेकर कई बार।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में जाना, थीम और जो भी इंपॉर्टेंट थीम है वो सारी समझी। यहाँ पर कोल माइनर्स के बारे में जाना हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्विज था आप लोगों के सामने, ये यहाँ पर हमारी कंट्री के जो जवान है वो शहीद हो गए, तो इनकी आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ में यहाँ पर नेशनल थर्मल जो पावर कॉर्पोरेशन है एनटीपीसी के द्वारा क्या किया जा रहा है वो समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना पाकिस्तान की नेवी के द्वारा क्या क्या डेवलप किया जा रहा है और वर्ल्ड में फर्स्ट किसके द्वारा यहाँ पर ये कारनामा किया गया, तो वो सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है उसके बारे में डिटेल में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो नजर डाली ये हम लोगों ने नासा का जो विटल प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो जाना चाइना का जो मार्स के लिए जो मिशन है उसके बारे में हम लोगों को चीजें जानने को मिली। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब क्विज देख लेते हैं। इस क्विज से पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक कर। सबसे पहला यहाँ पर चाइनीज नेशनल स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, तो मार्स के लिए जो मिशन भेजा गया उसका नाम क्या रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड मार्स मिशन जो है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सी अब तक जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर इसे महारत हासिल कर चुकी हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ किसके अंडर में आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के। साले की जो प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट जो लैंड है वो किसके अंडर में आता है, मतलब किस राज्य के अंडर में है। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल इंजीनियर नेशनल बोल रहा हूँ, नासा इंजीनियर जो है उनके द्वारा डेवलप किया गया है विटल करके यहाँ पर प्रोजेक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है बड़ी पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन जो है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो यहाँ पर अभी जो बैंक की सेक्टर है उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला गया है। तो क्या बोला गया है इस कैटेगरी को ये आप लोगों को बताना है। बैंकिंग सर्विस जो है यहाँ पर वो किसके अंडर में है यहाँ पर फिलहाल अभी, और कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको टैकल करने वाली है, किसके थ्रू इसको यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। इसी के साथ में हाइड्रोजन फ्यूल बस किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, और फर्स्ट एंटी शिप जो मिसाइल है वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी और कौन यहाँ पर लीडर था उस टाइम पर। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर अगर पसंद आता है तो ही लाइक करना है, वरना डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।